इस दूसरे खंड में हम सुमित्रानंदन पंत की कविता की भाषा और शिल्प के बारे में बात करेंगे। उनके भाव पक्ष पर मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर ही चुका हूँ। पहले भाषा की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए समझना ये जरूरी है कि छायावाद से ठीक पहले द्विवेदी युग जो था, द्विवेदी युग में कविता की भाषा को गद्य की भाषा के निकट लाने की लड़ाई लड़ी गई थी और ये एक बड़ी लड़ाई थी। गद्य की और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए। आचार्य द्विवेदी ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़के गद्य भी खड़ी बोली में लिखे जाने की परंपरा, कविता भी खड़ी बोली में लिखे जाने की परंपरा शुरू की। लेकिन आचार्य द्विवेदी का आग्रह न सिर्फ भाषा के बारे में था बल्कि वाक्य विन्यास के बारे में भी काफी संकीर्ण विचार थे। वे मानते थे कि गद्य और पद्य की भाषा ही नहीं, वाक्य विन्यास भी एक तरह का होना चाहिए। छायावाद ने रीतिकाल की ब्रजभाषा को छोड़ करके जो खड़ी बोली को अपनाया, द्विवेदी युग ने उस परंपरा को तो अपनाया, लेकिन वाक्य विन्यास में कविता की वाक्य विन्यास गद्य के वाक्य विन्यास से अलग होते हैं। इस बात को मानते हुए एक नई किस्म के वाक्य विन्यास को गढ़ा छायावादी कविता ने, जो पंत जी की कविता में भी दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छायावादी कविता में समास युक्त पदावली होती है और विभक्तियों का बहुत ज्यादा लोप होता है। इसके कारण कई बार कविता समझना मुश्किल भी हो जाता है आप जैसे पाठकों के लिए। लेकिन में, पर, हो, हैं, कहो, इस तरह के शब्दों को न्यूनतम घटा करके उसकी जगह समासयुक्त शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी बात जो ध्यान देने की है पंत जी की कविता में, खास तौर पर ध्यान देने की है, वो ये कि उनकी भाषा में कोमलकांत पदावली है। ये पूरी छायावादी कविता की विशेषता है, लेकिन पंत जी पे तो बहुत ज्यादा लागू होती है। कोमलकांत पदावली क्या होती है? हमारी भाषा में हर शब्द का एक ध्वनि सौंदर्य होता है, उसे सुनने के साथ उसका सौंदर्य जुड़ा होता है। जब छायावादी कविता है वो चूंकि प्रेम की कविता है, इसलिए उसके अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग कम किया जाना चाहिए जो भारी असर वाले हों। जैसे उदाहरण के लिए है, भ, प, ठ, फ। वीर रस की कविता में इस तरह के शब्द ज्यादा आएंगे तो उससे जोर जोर से बल पड़ेगा। लेकिन छायावादी कविता चूंकि कोमल भावों की कविता है, इसलिए उसमें शब्द चयन भी बहुत ध्यान से किए गए। उदाहरण के लिए मैं, प, से, रे, ये सब कोमल शब्द हैं। इनका नाद सौंदर्य जो है, जो हमको सुनाई देता है, वो मन पर एक कोमल भाव पैदा करता है। तो इस तरह से शब्द चयन में बहुत ज्यादा सावधानी बरती है पंत जी की पूरी कविता में। नीलांबर बोल लिखते हैं वो, एक एक शब्द जो है वो कोमलकांत पदावली का उदाहरण है। तीसरी बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि बहुत ज्यादा संस्कृतनिष्ठ भाषा है। हालांकि कोमलकांत पदावली के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बात दोहरा देनी चाहिए, वो ये कि छायावादी कविता के लिए तो कोमलकांत पदावली गुण था, लेकिन जब पंत जी प्रगतिवादी काव्य की ओर गए तो यही कोमलकांत पदावली उनके लिए अवगुण बन गया। क्योंकि प्रगतिवादी कविता जो कवि लिख रहे थे, उदाहरण के लिए केदारनाथ अग्रवाल या नागार्जुन या त्रिलोचन, इन कवियों की कविता के शब्द चयन और भाषा दोनों ही इन्होंने छायावादी कविता से विद्रोह करके नए शब्दों को चुना। इन्होंने संस्कृतिष्ठ शब्दों को नहीं चुना, इन्होंने तद्भव शब्दों को चुना, क्योंकि ये आम जन के निकट जाने के लिए कविता लिख रहे थे, इसलिए इनके कविता में आम जन के बोलचाल के शब्द ज्यादा है। यहाँ तक कि निराला ने भी जब छायावाद छोड़ करके प्रगतिवाद की ओर कदम रखा तो उनकी भाषा आश्चर्यजनक रूप से बदल गई। लेकिन पंत जी की भाषा नहीं बदलती है। पंत जी प्रगतिवाद की ओर जाने के बाद भी कोमलकांत और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग जारी रखते हैं और यह कहीं ना कहीं उनकी कविता के असर को कम करता है। इस बात को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि खुद पंत जी ने लिखा था कि मेरी प्रगतिवादी कविताएं जो हैं वो श्रमिक वर्ग के प्रति बौद्धिक सहानुभूति का परिणाम मात्र हैं। तो जब सिर्फ बौद्धिक सहानुभूति से आप कविता लिखते हैं तो उसमें भावों की गहराई नहीं आ पाती, और इसी कारण उनका शब्द चयन भी कोमलकांत पदावली जो थी वो प्रगतिवाद के दौर में एक बड़ा अवगुण साबित हुई। अब बात करते हैं शिल्प के बारे में। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझने वाली बात है, और ये मैं छायावाद पे बनाए हुए वीडियो में भी बता चुका हूं, वो है अप्रस्तुत उपमानों का प्रयोग। प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत उपमानों की व्यंजना। ये क्या होता है, मैं आपको पंत जी की एक कविता के उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये बादल उनकी कविता की एक हिस्सा है। धीरे धीरे संशय से उठ, बढ़ अपयश से शीघ्र अछोर, नभ के उर्मे उमड़ मोह से, फैल लालसा से निशिभोर। इंद्र चापसी व्योम भ्रकुटी पर, लटक मौन चिंता से घोर, घोष भरे विप्लव भय से हम छा जाते द्रुत चारों ओर।
समासयुक्त भाषा है ना, विभक्तियां गायब हो गई हैं, इसलिए समझना मुश्किल है। देखिए बादल के बारे में क्या गया है, क्या कहा गया है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे संशय से उठ। बादल कैसे उठता है, जैसे धीरे धीरे, बादल धीरे धीरे उठता है। किससे तुलना की है, जैसे संशय उठता है हमारे मन में, जैसे संदेह धीरे धीरे उठता है, ये काम करूं न करूं, यहाँ जाऊं न जाऊं, संशय धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वैसे ही बादल धीरे धीरे आकाश में उठते हैं। बढ़ अपयश से शीघ्र अछोर, और फिर जल्दी ही पूरे आकाश में फैल जाते हैं। कैसे फैल जाते हैं, अपयश की तरह फैल जाते हैं। मतलब बदनामी जैसे बहुत तेजी से फैलती है ना इंसान की, और आजकल तो वायरल वीडियो हो जाते हैं तो फटाफट आदमी की बदनामी फैल जाती है व्हाट्सएप के एज में, इसलिए आपके समझना आसान है। बढ़ अपयश से शीघ्र अछोर, एकदम से वो फैलते कैसे हैं, जल्दी जल्दी बदनामी की तरह फैलते हैं। नभ के उड़ में उमड़ मोह से, आकाश के हृदय में ऐसे उमड़ते हैं जैसे हमारे मन में मोह उमड़ता घुमड़ता है, मोह। और फैल लालसा से निशी, और पूरे क्षितिज पर किस तरह फैल जाते हैं, जैसे लालसा चारों ओर फैल करके सारे भाव को ढक लेती है, हमारे मन की लालसा जैसे फैल जाती है। इंद्र चाप सी व्योम भ्रकुटी पर लटक मौन चिंता से घोर, घोष भरे विप्लव भय से। कैसे, जैसे तेजी से आवाज हो तो उसके भय, उससे जैसे इंसान को भय पैदा होता है, ऐसे वो होते हैं, छा जाते द्रुत चारों ओर बहुत तेजी से छा जाते हैं। अब जो समझने की बात है वो ये है, देखिए आमतौर पे जो उपमान दिए जाते हैं, यदि आप संस्कृत काव्य परंपरा से भक्ति काल और रीतिकाल से होते हुए आज तक इसको समझने की कोशिश करें, तो जब अमूर्त भाव होते हैं उन्हें हमें समझाना होता है तो हम मूर्त प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें किसी के चेहरे की तारीफ करनी होगी तो हम कहेंगे कि उसका चेहरा चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो सुंदरता एक भाव है, लेकिन हम समझाना चाहते हैं कि वो कितना सुंदर है, तो हम एक सबसे सुंदर चीज को सामने रखते हैं, कहते हैं कि वो चंद्रमा जितना सुंदर है। या वो है ना, वज्रादपि कोमल कुसुमादपि कोमल वज्रादपि कठोर, फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर। कठोरता बताने के लिए वज्र का उपमान काम में लिया और कोमलता बताने के लिए फूल का उपमान काम में लिया। तो आपने हमेशा भाव बताने के लिए किसी ठोस चीज का सहारा लेकर के उसके सारे कोमलता या वीरता या मृदुता या कठोरता या जो भी हम भाव काम में, सुंदरता, इस भाव को काम में लेके मूर्त प्रतीक काम में लेते हैं। छायावादी कविता ने पहली बार इस पूरी परंपरा को उलट दिया, एकदम उलट दिया। पहली बार उन्होंने ये कहा कि बादल कैसे फैल रहे हैं, जैसे अपयश फैलता है। अपयश तो एक भाव है, उसको नापा नहीं जा सकता, लेकिन इससे आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि कितना तेजी से अपयश फैलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने जो आपकी नापने की इकाई थी उसको अमूर्त करके उसको बहुत वृहदाकार कर दिया, और इसलिए बहुत सफल प्रयोग माना गया प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत उपमानों का प्रयोग। और ये पंत जी की कविता में कई जगह दिखाई देता है। उदाहरण के लिए वो उनकी प्रसिद्ध कविता पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश के अंदर आता है, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर। पेड़, पहाड़ों पे पेड़ जो होते हैं ना बहुत लंबे लंबे होते हैं। अगर आप कभी आप पहाड़ पर जाएंगे तो देखेंगे इतने लंबे कि आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि उसको देखने के लिए अगर आप ऊपर मुंह करेंगे तो आपकी टोपी गिर जाएगी। तो ये पहाड़ों पे उन पेड़ों की, देवनार और अशोक के वृक्ष की ऊंचाई बताने के लिए वो क्या कहते हैं, गिरवर के उर से, पहाड़ के हृदय से उठते हैं उच्चाकांक्षाओं की तरह। जैसे हमारे हृदय में आकांक्षाओं का तो कोई और छोर ही नहीं होता ना, मन की आकांक्षाएं तो इतनी ज्यादा होती हैं। जैसा वो शाहरुख खान ने गाने में कहा था, बस इतनी सी आरजू, क्या क्या थे आपने देखी होंगी। तो इसी तरह पेड़ कैसे उठ रहे हैं, जैसे पहाड़ के हृदय से उच्चाकांक्षाएं उठ रही हो। तो प्रकृति का मानवीकरण भी है इसके अंदर। पेड़ को और पहाड़ को, सबको मनुष्य की तरह देखा और पेड़ को उच्चाकांक्षाओं की तरह ऊंचा बता दिया, एक भाव से तुलना कर दी। और इसके ज्यादा एक और समझने की बात है, छायावादी कविता पंत की कविता में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, वो ये कि वो उपमान देने के लिए किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के बाह्य रूप को नहीं देखते हैं, उसके आंतरिक रूप को देखते हैं। रीतिकालीन कविता में, उदाहरण के लिए मैं तुलना करने को बताऊं तो रीतिकालीन कविता में बादल की तुलना हाथी से की गई एक जगह। क्यों की गई? क्योंकि बादल बहुत बड़ा सारा होता है, लेकिन बादल का आकार भले ही बड़ा होता हो, बादल को हाथी से तुलना की जा सकती है क्या? हाथी कितना वजनी होता है और बादल कितना हल्का होता है। बादल का आंतरिक स्वभाव यदि आप देखेंगे तो हल्कापन उसका सबसे बड़ा स्वभाव है। इसलिए पंत जी ने उसके आंतरिक स्वभाव को देखा और उन्होंने बादल की तुलना किससे की?
उन्होंने तुलना की बच्चों की सांस से। इससे ज़्यादा कोमल चीज़ दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। तो ये आंतरिक तत्वों को ढूंढ करके उपमानों का चयन करना और प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत उपमानों का चयन करना, ये यदि आप समझ लेंगे तो आपको छायावादी कविता की, पूरी छायावादी कविता की और विशेष रूप से सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं की विशेषता समझना आसान पड़ेगा। इसके बाद तीसरी बात मुझको करनी है बिंब विधान के बारे में। छायावादी कविता अपने बिंब विधानों के लिए जानी जाती है। बिंब क्या होता है? बहुत सरल भाषा में कहें तो एक तरह का चित्र यदि आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए कविता के माध्यम से तो उसको बिंब कहा जाता है। एक पूरा चित्र आपके सामने खड़ा कर दे। अब इन चित्रों को प्रस्तुत करते समय छायावादी कविता ने, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले उनके शब्द चयन के बारे में बोला ही था कि प्रत्येक शब्द का एक खास नाद सौंदर्य होता है, उसको सुनने का असर होता है ना। जैसे वो है भक्ति काल की कविता में भी यह दिखाई देता है। कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनी, जब वो आती हैं तो उनकी पायल की आवाज़ सुन करके पता चल जाता है। तो इसके लिए कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनी, इसके अंदर जो छन 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 सुनाई दे रहा है ये है नाद सौंदर्य। तो ये नाद सौंदर्य का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा गया छायावादी कविता में। छायावादी कविता की बिंब धर्मिता पर हम थोड़ी सी बात करें। मैं आपको एक दो उदाहरण देकर के बताना चाहता हूँ। छायावादी कविता के लिए सबसे बेहतरीन बिंब विधान का उदाहरण जो है वो हमारी कोर्स की कविता में से ही है, जो है नौका विहार। और ये उदाहरण देना आपके लिए बहुत काम का रहेगा क्योंकि ये आपके कोर्स में ये हिस्सा भी है तो व्याख्या में भी काम आएगा। मैं पढ़ता हूँ। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सेहर सेहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। क्या 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 कहा जा रहा है इस कविता में? इस कविता में गंगा का वर्णन है, गंगा नदी का वर्णन है और गंगा नदी को एक युवती की तरह देखा गया है। प्रकृति का मानवीकरण तो हर कविता में दिखाई देता है उनके यहाँ, लेकिन प्रकृति का मानवीकरण किस तरह किया गया है, किस तरह का बिंब, किस तरह का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, यदि आप ये देखेंगे तो आपको इस कविता का महत्व समझ में आएगा। देखिए, पहले तो एक वातावरण निर्मित करते हैं वो पहली दो पंक्तियों में। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, नीरवता है, एक शांति है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, जो कोने का रेतीला किनारा है उस पर जो पानी की लहरें आ रही हैं उसको देख करके उनको ऐसे लग रहा है जैसे कोई सुंदर युवती बल खाती वहां पे लेटी हुई है। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल। चंद्रमा जो है, जो ऊपर आकाश में है, उसकी छाया यहाँ गंगा नदी में पड़ रही है तो वो चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे चेहरा, चांद उसका चेहरा हो जिसको वो ठुड्डी पर लगा करके बैठी हुई हो। लहरें उल पर कोमल कुंतल, और जो लहरें हैं वो कैसी लग रही हैं? वो ऐसा लग रहा है जैसे उस कुंतल मतलब बाल, लहरें ऐसी लग रही हैं जैसे उसके बाल, उसके हृदय के ऊपर उसके बाल, उस सुंदरी के बाल लहरा रहे हों। गोरे अंगों पर सेहर सेहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। और यह नीलांबर जो है ये उसका आंचल लग रहा है। नीला आकाश जो है उसकी परछाई भी पड़ रही है, वो उसका आंचल लग रहा है। और साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। लहरें जो हैं वो उसके पल्ले की जो छाई हैं, जो उसका आकाश है उसके ऊपर जो चंद्रमा होंगे वो कल्पना कीजिए वो ऐसा लग रहा होगा जैसे उसके सल में सितारे जड़े हुए हों। तो पूरी एक पूरा चित्र, एक सुंदर चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। गंगा का चित्र है और गंगा का चित्र प्रस्तुत करते हुए उसे एक सुंदर स्त्री के तरह देखा गया है। तो इसको हम कहते हैं चाक्षुष बिंब। छायावादी कविता की सबसे बड़ी खासियत है कि वह बेहतरीन चाक्षुष बिंबों का प्रयोग करती थी और उसमें सबसे बेहतरीन यदि किसी के गिने जा सकते हैं तो वे सुमित्रा नंदन पंत के बिंब गिने जा सकते हैं। पंत अपनी बिंब धर्मिता के लिए हमेशा जाने जाते हैं। सिर्फ चाक्षुष स्तर पे ही नहीं, यदि आप श्रव्य स्तर पे भी सुने तो मैं आपको एक दो पंक्तियां सुना करके समझाना चाहता हूँ। पत्तों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का वनवर, जो वीणा के तारों में स्वर, झिंगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशांति को रहा चीर, संध्या प्रशांति को कर गंभीर।
एक नीरवता के बीच में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही है। और वो कौन सी आवाज़ होती है? रात के अंधेरे में जब आप उठ करके, रात को 2 बजे जब आप उठ करके पानी पीने जाएं, तो पूरे सन्नाटे में आपको खाली एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो होती है झींगुर की आवाज़। वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिंब विधान की तरह यदि हम छंद के बारे में बात करें, तो उसमें भी छायावादी कविता ने जो पारंपरिक वार्णिक छंद थे उन्हें कम से कम प्रयोग किया, उसकी जगह मात्रिक छंदों का प्रयोग ज़्यादा किया, क्योंकि मात्रिक छंदों के अंदर स्वतंत्रता थोड़ी ज़्यादा होती है। पंत के प्रारंभिक सभी काव्य संग्रह जो हैं वो उनके प्रगीत हैं। प्रगीतों में संक्षिप्तता होती है लेकिन भाव प्रणवता होती है। ये पंत जी की प्रारंभिक सभी कविताओं में देखने को मिलता है, खासतौर पे छायावादी युग की सभी कविताओं में। हालांकि बाद में अंतिम दिनों में जो महाकाव्य लिखने का प्रयास उनका लोकायतन में देखा जा सकता है, तो लोकायतन प्रबंध काव्य की श्रेणी में आएगा। लेकिन अधिकांशतः पंत जी जिन कविताओं के लिए जाने जाते हैं, आज हम उन्हें जिनके लिए जानते हैं, वो सबके सब उनके प्रगीत हैं, जो अपनी संक्षिप्तता और संक्षिप्तता के साथ साथ संगीतात्मकता, भाव प्रणवता, अपने बिंब विधान, अपने चाक्षुष सौंदर्य, अपने नाद सौंदर्य, इन सब चीज़ों के लिए पंत जी की कविता हमेशा याद रखी जाती है। तो यदि आप ध्यान दें तो मैंने अभी तक आपसे इस व्याख्यान में उनकी कविता के प्रस्तुत विधान पर बात की, उनकी कविताओं की भाषाओं पर बात की, उनकी कविताओं के बिंब विधान पर बात की, उनकी कविताओं के छंद विधान पर बात की। उम्मीद है आपको ये व्याख्यान सुनने के बाद कोई सवाल मन में पैदा हो तो मैं आपके सवालों का इंतज़ार करूँगा। शुक्रिया।